हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें यही दिखाया जाता है कि इस वक्त शिया ने जो भी ड्रेस पहना होता है वो एक्चुअली में ग्रैंडपा ने ही डिसाइड किया था। वो इसे यही बता रहे होते हैं कि तुम्हारी मॉम ने भी वेडिंग के दिन यही वाला ड्रेस पहना था और तुम भी बिल्कुल उन्हीं की तरह ही काफ़ी प्रीटी लग रही हो। बातों ही बातों में वो उनका जिक्र छेड़ के ये भी कहने लगते हैं कि जब तुम बहुत छोटी थी ना तभी उनकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। ये सब याद करते करते यहाँ पे वो तो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं। ये फिर उन्हें तसल्ली देने लगती है कि आपको ना अब उनके बारे में सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना ही मेरे बारे में। मैं आपका भी ख्याल रखूँगी। अब यहाँ पे ये सुन के अब ये साहब भी अपनी टांग बीच में अड़ा ही देते हैं। वो भी कहने लगे थे कि हाँ बिल्कुल, आपको इसकी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बाकी रही शादी की बात तो उसकी सारी अरेंजमेंट्स वगैरह मैं करवा दूँगा। अब ये सुन के यहाँ पे ये साहिबा ना फिर ग्रैंडपा से कहने लगती है कि अभी शादी करने में जल्दी ही क्या है, तो क्या आप 3 महीने के बाद मेरी शादी कर सकते हैं। तो ग्रैंडपा भी कह देते हैं कि हाँ ठीक है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे तुम लोगों की मर्ज़ी। साथ ही साथ इससे घर की भी बात करते हैं कि मैंने वो तुम्हारे लिए बाय किया। अब ये सुन के ना इस साहब को एक शरारत सोचती है। वो भी ग्रैंडपा से कह देता है कि अभी चलो ठीक है, हम 3 महीने के लिए शादी नहीं कर सकते हैं, लेकिन 3 महीने के लिए अब जैसे कि हम एक लवी डवी कपल हैं तो साथ में तो रह सकते हैं ना। ये सुन के शिया तो एकदम सरप्राइज रह जाती है। अब जब से इस मैडम को पता चला था कि ये तो शिया के साथ शिफ्ट होने वाला है, ये सुन के अब इसका गुस्से के मारे बुरा हाल। खैर अब यहाँ पे इसे भी पटाने की कोशिश करने लगती है। ये कहने लगी थी कि हमने तो बचपन एक साथ में गुजारा था, तब तो हम एक दूसरे को बहुत लाइक करते थे, तो अब क्या हुआ, क्या हम अब एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। ये तो खैर उसे कोई भाव ही नहीं देता, इवन को उसे वहाँ से जाने को बोलने लगा था। ऊपर से असिस्टेंट आ जाता है, इसका गुस्से के मारे बुरा हाल, और ये तो उसे वहाँ से भगा देती है। लेकिन उसके जाते ही ना पीछे से चंग शुआन भी चला गया था। अब रात को शिया का इसके साथ रूम शेयर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो इसे यही कहती है कि देखो मैं बेड पे सोऊंगी और तुम जाके सोफे पे सो। और साथ ही साथ इसके क्लोज आके ये भी कहने लगी थी कि देखो लड़कियों के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं ना, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे। वो यहाँ पे इसे यही कहता है कि देखो तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और फिर इसे इग्नोर करता हुआ ना सोफे पे ही आके बैठ जाता है। अब यहाँ पे ये उससे यही पूछने लगती है कहीं तुम्हें स्लीप वॉक करने की आदत तो नहीं है ना। ये उसका इतना सर कपा रही थी कि वो तभी यहाँ से पिलो उठा के ना इसे दे मारता है कि चुप करके लाइट्स ऑफ करके ना सो जाओ, अब मेरा सर खाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इधर जू साहब ने फिर इस मैडम को घेरे में लिया होता है और यहाँ पे इसे सारी बात का बता देता है कि एक्चुअली में शिया ना शेनजुई है ही नहीं, और ना ही वो उस ग्रैंडपा की पोती है। ये सुन के ये तो एकदम सरप्राइज रह जाती है। अब इसने डिसाइड कर लिया था कि अब तो मैं ना उसका ये सीक्रेट ग्रैंडपा को बता के ही रहूँगी। इधर नेक्स्ट डे शिया मैडम तो ये सपने जाने में बिजी कि एक्चुअली में ना यहाँ पे चैंग चान उसे रोमांटिक तरीके से उठाने की कोशिश कर रहा है, बट ये तो जस्ट उसका ड्रीम ही था ना, वो तो स्टिल सोफे पे सोया ही हुआ था। खैर ये तो अब उसके क्लोज आके उसे देखने लगती है। इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड हैंडसम भी लग रहा होता है। जल्दी से अपना फ़ोन उठा के यहाँ पे इसके साथ सेल्फी बनाने ही लगी थी। अब तभी यहाँ पे अचानक ये अपनी आईज ओपन कर लेता है। ये देख के अब इसकी शक्ल देखने वाली, अभी इससे पहले कि दोनों के बीच कोई भी बात होती, ऊपर से अचानक इसे कॉल आ जाती है। ये कॉल किसी और की नहीं बल्कि यूई रैन की ही होती है। वो यहाँ पे इसे वार्न नहीं करने लगी थी कि देखो मुझे तुम्हारी ग्रैंड माँ का सारा पता चल चुका है और तुम्हारी असलियत का भी। अगर तुमने अभी के अभी ग्रैंडपा को जाकर ये सब ना बताया ना, तो उसके बाद फिर मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ का बुरा हाल कर दूंगी। ये सुन के ये बेचारी तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। अब इन दोनों की सारी बातें चैंग शुआन ने भी सुन ली थी। जाहिर सी बात है उसके लिए भी परेशान होना तो बनता ही था ना। अब नेक्स्ट सीन में हमें इसे फिर ग्रैंडपा के पास ही दिखाया जाता है। ये उनसे यहाँ पे अपोलोजाइज़ करने के लिए आ गई थी कि एक्चुअली मैं शैन जुई नहीं बल्कि शिया ही हूँ, और मैं एक अननोन एक्ट्रेस भी हूँ। अब इतने में ऊपर से चंग शुआन की एंट्री होती है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसने ऑलरेडी ही ग्रैंडपा को कन्विंस कर लिया हुआ था। उसने उन्हें यही बताया था कि पहले इसका नाम शिया था और एक ग्रैंडमा ने ही इसे पाला था। अब उनके हॉस्पिटल बिल्स को पे करने के लिए ही ना इसने फिर अननोन एक्ट्रेस बनने वाला शोभा अपनाया था। अब ये सब सुन के यहाँ पे ग्रैंडपा को तो ना यूई रैन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि आखिर उसकी मेरी पोती को इतना परेशान करने की हिम्मत भी कैसे हुई। और इसी दौरान ही यहाँ पे उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। चेंग चॉन उन्हें लेके हॉस्पिटल ही जाने लगा था। पीछे से ये तो यहाँ पे ज़ोर का थप्पड़ इसे दे मारती है कि तुम्हारी आखिर मुझ पे ऐसा इल्ज़ाम लगाने की हिम्मत भी कैसे हुई। जाहिर सी बात है इसका ऐसा करना तो बनता ही था ना। ऊपर से ग्रैंडमा को लेके इसने उसे वार्न किया था, इसलिए इस बात पे भी इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें इसे बहुत परेशान होते दिखाया जाता है। चैंग चुआन उसके पास आके तसल्ली ही देने लगा था कि देखो अब तुम्हें ना इस मैटर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैंने सब कुछ सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पे ये उसे यही
कहती है कि देखो अब मैटर्स ना बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, सो इसलिए तुम्हें मेरी जो भी फ़ीस वगैरह देनी है ना वो भी बढ़ानी पड़ेगी। ये सुन के यहाँ पे ये तो स्माइल करने लगता है कि ठीक है जैसा तुम कहो। अब इन्होंने ग्रैंडमा को ना एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ही शिफ्ट करवा दिया था। वो तो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। यहाँ पे यही समझ रही होती हैं कि चेंग शुआन और ये दोनों एक दूसरे से रिलेशनशिप में ही हैं, बट ये ग्रैंडमा को मना कर देती है कि देखें ऐसी कोई भी बात नहीं है। और पता नहीं क्या कह के ना इसने उन्हें फिर मना ही लिया था। बाद में ये फिर चेंग शुआन को सी ऑफ करने के लिए भी जाती है, इवन के खुद भी उसके साथ घर ही आ गई थी। आगे से ही इस मैडम ने बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह बाय किए होते हैं। एक्चुअली में वो तो इसके सामने ना बस अच्छा बनने का नाटक ही कर रही थी। अब ये भी उसे इस तरह से इग्नोर करती है कि मेरे तो स्टमक में बहुत पेन हो रहा है। ये कहती हुई वो तो सोफे पे ही बैठ गई थी। पीछे से ये भी यहाँ पे उसे अवॉइड करता हुआ ना जल्दी से इसे देखने के लिए आता है। ये सब देख के इसका तो गुस्से के मारे और ही बुरा हाल हो गया था एंड इवन कि उसे कोसती हुई वहाँ से जाने की करती है। अब इन दोनों ने तो यहाँ पे कपल होने का बहुत ही अच्छा नाटक किया था। ये तो उसके क्लोज जाके यही कहता है कि देखो अब की बार तो तुमने कॉपरेशन बहुत अच्छे से की है, अगर तुम ऐसे ही करती रही तो ठीक है, जो तुमने मुझे कहा था ना मैं भी फिर तुम्हारी फ़ीस को बढ़ा दूंगा। ये सुन के ये तो खुश हो जाती हैं। अब यहाँ पे एक दूसरे के क्लोज आते ही ना इन दोनों की ही हार्ट बीट्स तेज़ हो गई थी। अब इनके एक्सप्रेशन से तो साफ ही जाहिर हो रहा था कि दोनों को ही एक दूसरे से लव हो चुका है। जू की वजह से ही इसकी बहुत सारी इंसल्ट हुई थी ना, सो इसलिए ही उस पर बहुत सारा गुस्सा करती है। वो यहाँ पे इससे एक और चांस मांगता है कि देखो अब की बार ना मेरी प्लानिंग एकदम परफेक्ट है। मैंने ना शिया के साथ वन नाइट स्पेंड करनी है और तब तुम ग्रैंडपा को बुला लेना। जब वो उसे मेरे साथ देखेंगे ना तब तो जाहिर सी बात है उन्होंने गुस्सा करना ही है। इस तरह ग्रैंडपा के सामने शिया की रेपुटेशन तो एकदम खराब होकर ही रह जाएगी। ये सुन के ये भी सेटिस्फाई करती है कि ठीक है अब की बार ये वाला प्लान अगर फेल हुआ ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और तभी फिर मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी। दूसरी तरफ हमें घर पे शिया को ही बैठे दिखाया जाता है। वो तो यहाँ पे चेंग शुआन के ख्यालों में ही काफ़ी ज़्यादा खोई होती है, इवन कि इसे तो उससे बहुत लव हो चुका है। खैर अभी थोड़ी देर के बाद ही इसे यहाँ पे जू का मैसेज मिलता है कि मैंने ना तुमसे ग्रैंडमा के घर को लेके ना कोई बात करनी है, तो जल्दी से मिलने के लिए आ जाओ। अब उधर हमें उसे एक रूम में बैठे हुए दिखाया जाता है। यहाँ पे वो उसके वाटर में ना कोई मेडिसिन वगैरह ही मिला रहा था। अब देन उसकी एंट्री हो जाती है। वो तो आते ही डायरेक्टली इससे अपनी ग्रैंडमा के घर के बारे में ही बात करने लगी थी। अब ये उसकी बातों को इग्नोर करके ना उससे अपने और इसके रिलेशनशिप के बारे में ही बात करने लग जाता है। अब इस बात पे इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। खैर उसे काम डाउन करने के लिए ये उसे वही वाला वाटर देने की कोशिश करने लगा था, जो कि वो लेने से मना कर देती है। ये सब देख के इसे तो उस पर गुस्सा आ जाता है। इससे पहले कि उसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता वो इसकी आइज़ पे स्प्रे कर देती है। अब इसी दौरान ही ये तो उसकी टांगों को ही चिपक जाता है कि अब ये तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। तभी अचानक यहाँ पे फिर चेंग शुआन की एंट्री होती है। वो तो इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा था। तभी फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो उस होटल में एक मीटिंग के सिलसिले में ही आया था। तभी जैसे ही उसे पता चला कि शेन जुई ना एक पर्सन से मिलने के लिए रूम में गई है तो वो फ़ौरन से इसे देखने के लिए आ गया। जाहिर सी बात है वो इसे परेशानी में देख ही नहीं सकता था ना। इसे अपने लिए इतना ज़्यादा फिक्रमंद देखे ना ये तो बहुत रिलीफ फील करती है कि इसे मेरी इतनी परवाह तो है ना। वहाँ पे खुद को काम डाउन करने के लिए ये वही वाला पानी का ग्लास उठा के पीता है जिसमें कि उसने मेडिसिन मिलाई थी। अब उसे पीते ही इसकी कंडीशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ये तो इस वक्त तो हॉट ही फील कर रहा था। इसे समझ नहीं आ रही होती कि आखिर मैं क्या करूं। अब इसे इस हालत में देख के ये बेचारी परेशान कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। खैर ये तो उसे पकड़ के यहाँ पे फोर्सफुली किसी करने लगा था। ये सब देख के शिया तो कन्फ्यूज़ हो जाती है। वो इसे काम डाउन रहने को ही बोलने लगी थी और ये भी कहती है कि देखो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में मैंने ये भी तो कंडीशन रखी थी ना कि हमारे बीच कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होगा, बट देखो अब क्या हो रहा है। खैर अब उसे भी एहसास हो जाता है। फिर यहाँ पे इसने तो उसके लिप्स पे बाइट भी कर दिया था। अब फ़ौरन से ये तो पीछे हो जाता है और उससे अपोलोजाइज़ करने लगा था। खैर इतनी देर में ना इसकी कंडीशन काफ़ी बेटर भी हो चुकी होती है। अब इनके रूम के बाहर ही हमें फिर यूई रैन को भी दिखाया जाता है, जिसका इरादे यहाँ पे ग्रैंडपा को बुलाने के ही थे। अभी भी वो इसके आने का वेट कर रही होती है। अब तभी यहाँ पे ग्रैंडपा की भी एंट्री हो जाती है। अब यहाँ पे वो ग्रैंडपा को यही बताने लगती है कि देखिए ना मैंने अभी अभी शेन जुई को एक आदमी के साथ इस रूम में जाते हुए देखा है। अब जैसे ये डोर ओपन करते हैं ना तो सामने से चेंग शुआन और शेन जुई ही खड़े थे। ये देख के अब इसका फेस तो एकदम लटक ही जाता है। मेरा प्लान फिर से नाकाम हो गया है। ग्रैंडपा तो बहुत खुश दिखाई दे रहे होते हैं कि अच्छी बात है कि इनके बीच भी कुछ हुआ और मुझे बहुत जल्दी अपना ग्रेट ग्रैंडसन भी मिल जाएगा। इनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता।
नेक्स्ट सीन में हमें इन दोनों को घर में बैठे दिखाया जाता है। चेंग शुआन इससे ऑफिस ज्वाइन करने की बात करने लगा था कि ग्रैंडपा ने कहा है तुमने मेरे साथ ही वर्क करने के लिए आना है, और ये भी कि तुम ना आज से मेरी असिस्टेंट ही बन के रहोगी। ये सुन के ये तो बिल्कुल नहीं मानती। ये भी जानती थी कि एक्चुअली में ना ऑफिस में युई रैन भी काम करती है। सो ये कह देती है कि जिस सीट पे वो वर्क करती है ना वही वाली मैं भी संभालूंगी। वैसे भी मुझे तुम्हारी असिस्टेंट बन के रहने का ना कोई भी शौक नहीं है। वैसे भी मैं अब शेन जुई हूँ, सो इसलिए अपने हक के लिए तो उससे फाइट करके ही रहूंगी। ये भी खैर चुप ही कर जाता है। यहाँ पे ये भी कहने लगती है कि देखो फाइनल कॉल जिसकी भी हुई ना, मैंने उसकी बात ही माननी है। मुझे पता है कि सारे फैसले लेने वाली तुम नहीं हो। सब सुन के अब यहाँ पे चेंग शुआन का तो फेस लटक ही गया था। खैर फिर इसी के साथ ही ये पार्ट खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।